जैसा कि आप सभी को पता है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची ने क्लास 10 के छात्रों के लिए सभी विषयों का क्वेश्चन बैंक जारी कर दिया है। यदि आपने अभी तक अपने सभी विषयों का क्वेश्चन बैंक नहीं डाउनलोड किया है, तो आप जल्द से जल्द इसे डाउनलोड कर लें, क्योंकि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए, इसी क्वेश्चन बैंक से इंग्लिश सब्जेक्ट के, जो कि आपका मेन कोर्स बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसके पहले पोएम डस्ट ऑफ स्नो से किस प्रकार के क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, तो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पोएम जो कि आपके मेन कोर्स बुक का है, डस्ट ऑफ स्नो, जो कि लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो हैज बीन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि एक अमेरिकन पोइट है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है डस्ट ऑफ स्नो से, वो क्या है? व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? व्हाट डज द पोइट से दैट हैज चेंज्ड हिज मूड? हाउ हैज द पोइट्स मूड चेंज्ड? पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो है क्या? व्हाट डज द पोइट से दैट हैज चेंज्ड हिज मूड? और पोइट क्या कहते हैं इसके कारण, और ऐसा क्या होता है जो उनका मूड चेंज हो जाता है? हाउ हैज द पोइट्स मूड चेंज्ड? कैसे पोइट का मूड चेंज होता है? तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन बैंक में? द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। ओके, डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है? तो फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, स्नो बर्फ के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, स्नो फ्लैक्स जो होता है, उसे हम डस्ट ऑफ स्नो कहते हैं। द सडन शावर ऑफ डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री चेंज द पोएट्स मूड। तो सडनली जब कुछ डस्ट पार्टिकल्स हेमलॉक ट्री से गिरता है, तो इन डस्ट ऑफ पार्टिकल्स की वजह से, डस्ट ऑफ स्नो की वजह से पोएट का मूड चेंज हो जाता है। अगर आपने इस पोएम को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि द पोएट वॉज इन अ बैड मूड। पोएट अच्छे मूड में नहीं थे। ही वॉज रियूनिंग हिज डे का जो दिन था बहुत ही खराब चल रहा था। ही वॉज इन पेंसिव मूड, ही वॉज इन अ बैड मूड। बट जब वो अपने घर से बाहर निकलते हैं, एंड व्हेन ही वाज पासिंग बाय अ हेमलॉक ट्री, जब वो एक हेमलॉक ट्री के बगल से गुजर रहे होते हैं, तभी ड्यू टू अ क्रो, कुछ डस्ट ऑफ स्नो जो होता है वो उनके बॉडी पे गिरता है, और जिसके वजह से उनका मूड सडनली चेंज हो जाता है। ओके, तो द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी। जैसा कि मैंने कहा कि पोएट वॉज इन अ बैड मूड, का मूड खराब था, वो सैड मूड में थे। बट जब हेमलॉक ट्री से कुछ डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरता है, तो उनका सडनली क्या होता है, मूड चेंज हो जाता है। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हाउ डज द फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? तो इस पोएम में हमारे जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो नेचर को कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे दिखाते हैं? फ्रॉस्ट, आंसर क्या दिया हुआ है? फ्रॉस्ट हैज प्रेजेंटेड नेचर इन अ वेरी डिफरेंट मैनर इन दिस पोएम। उन्होंने इस पोएम में नेचर को बहुत ही अलग तरीके से दिखाया है, बहुत ही अलग मैनर से दिखाया है। द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सोरो। यहाँ पे द क्रो, उन्होंने दो सिंबल का यूज किया है। सिंस ये जो पोएम है वो एक सिंबॉलिक पोएम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम में दो सिंबल्स का यूज किया है, एक क्रो और दूसरा हेमलॉक ट्री। जो ये दोनों जो सिंबल्स हैं वो सोरो को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी दुख को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों बैड ओमेन है। ठीक है, तो पोएट ने इस पोएम में दो सिंबल्स का यूज किया है, नेचर के दो सिंबल्स का यूज किया है। एक है द क्रो और दूसरा है हेमलॉक ट्री, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है? सौरों को। द डस्ट ऑफ स्नो दैट इज सेकेंड ऑफ द हेमलॉक ट्री बाय द क्रो स्टैंड्स फॉर जॉय दैट फ्रॉस्ट एक्सपीरियंस। लेकिन जब उस हेमलॉक ट्री से क्रो के द्वारा जब कुछ पार्टिकल्स ऑफ स्नो को गिराया जाता है उनके बॉडी के ऊपर, तो फ्रॉस्ट क्या एक्सपीरियंस करते हैं? जॉय एक्सपीरियंस करते हैं, वो खुश हो जाते हैं, उनका मूड जो है वो सही हो जाता है। ओके, ऑल्दो क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? क्रो को, सॉरी सौरो को। बट ड्यू टू द क्रो एंड हेमलॉक ट्री का मूड सही हो जाता है। देयरफॉर ही हैज यूज्ड एन अनकन्वेंशनल ट्री एंड बर्ड इन ऑर्डर टू कॉन्ट्रास्ट देम विद जॉय इन द फॉर्म ऑफ स्नो। तो उन्होंने ट्री और बर्ड का यूज किया है ये दिखाने को कि नेचर में जो छोटी छोटी चीजें हैं और छोटी छोटी जो चेंजेस हैं वो हमें जॉय दे सकते हैं, वो हमारे अंदर बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो क्या है? व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स? जनरली पोएम्स में किस तरीके के बर्ड्स को यूज किया जाता है और इस पोएम में किस बर्ड का जिक्र किया गया है? जनरली द पोएट्स टेक द बर्ड्स एंड ट्रीज विच आर नोन फॉर देयर ब्यूटी एंड क्वालिटीज। जनरली क्या होता है कि पोएट्स जब भी कोई पोएम को लिखते हैं तो वो ऐसे बर्ड्स का यूज करते हैं या फिर ऐसे ट्रीज को अपने पोएम में इंक्लूड करते हैं जो ब्यूटी और क्वालिटी को रिप्रेजेंट करें। ओके, बट यहाँ पे पोएट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किस बर्ड का यूज किया है? क्रो का यूज किया है, जो कि जनरली पोएट्स यूज नहीं करते हैं अपने पोएट में। और ट्री का जो यूज किया है वो हेमलॉक ट्री है, जो कि एक पॉइजनस ट्री होता है। तो यहाँ पे बर्ड एज वेल एज ट्री ऐसा लिया गया है जो कि बैड ओमेन को रिप्रेजेंट करता है, बट इनका यूज करके पोएट ने एक पॉजिटिव साइन को दिखाया है, कैसे बैड ओमेन हमारे अंदर या हमारे लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस भी ला सकते हैं। ओके, सो जनरली पोएट्स क्या यूज करते हैं? वैसे बर्ड्स या फिर वैसे ट्रीज को अपने पोएम में इंक्लूड करते हैं जो ब्यूटी या फिर क्वालिटी को रिप्रेजेंट करे। ओके, बट हेयर द पोएट हैज टेकन अ टोटली डिफरेंट अप्रोच। लेकिन यहाँ पोएट ने बिल्कुल ही अलग अप्रोच अपनाया है और उन्होंने ऐसे बर्ड और ऐसे ट्री को यूज किया है जो कि जनरली पोएट्स यूज नहीं करते हैं। ओके, विच इज नॉट ऑफन यूज्ड इन पोएम्स। ही चोज अ क्रो। उन्होंने किसको चूज किया? एक क्रो को। और ट्री में उन्होंने चूज किया था किसको? हेमलॉक ट्री को। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री? अब एक हेमलॉक ट्री होता क्या है? हेमलॉक ट्री है क्या? तो हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस प्लांट और ट्री विथ स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स। हेमलॉक ट्री क्या होता है? यह एक पॉइजनस ट्री है जिसे हम धतूरे का पौधा भी कहते हैं। ठीक है, यह क्या है? एक पॉइजनस प्लांट है जिसमें व्हाइट फ्लावर्स होते हैं, सफेद रंग के फूल उगते हैं इसमें। ठीक है, नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वेयर वॉज द क्रो सिटिंग? वो जो कौवा था, क्रो, वो कहाँ बैठा हुआ था? द क्रो वॉज सिटिंग ऑन अ हेमलॉक ट्री। वो किस पे बैठा हुआ था? हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ था। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ प्लांट इज अ हेमलॉक ट्री? जैसा कि मैंने पहले बताया कि हेमलॉक ट्री क्या होता है? एक पॉइजनस प्लांट जिसमें सफेद रंग के फूल उगते हैं, है ना, जिसे हिंदी में धतूरे का पौधा भी कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डिड द क्रो सेक डाउन ऑन द पोएट? तो क्रो ने पोएट के ऊपर क्या गिराया था? ओके, क्रो ने, उस कौवे ने पोएट के ऊपर क्या गिराया था? तो द क्रो सुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। ओके, कौवे ने क्या किया था? अपने मूवमेंट के थ्रू कुछ डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिराया था। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोएट बिफोर फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम? पोएट का मूड पहले क्या था? जब तक कि पोएट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो नहीं गिरा था, उसके पहले पोएट का मूड क्या था? तो अर्लियर मैंने बताया द पोएट ऑफ दिस पोएम वाज इन बैड मूड। तो पोएट का जो मूड था वो क्या था? द मूड ऑफ द पोएट वाज वेरी सैड। ओके, ही वाज इन पेंसिव मूड, का मूड खराब था। बिफोर फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम, तो इसके पहले कि उन पे डस्ट ऑफ स्नो गिरे, उसके पहले उनका जो मूड था वो खराब था। ही वाज इन बैड मूड, वो निराश थे, वो उदास थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट? तो डस्ट ऑफ स्नो ने पोएट को कैसे अफेक्ट किया, कैसे पोएट को प्रभावित किया? इट, आंसर क्या है? इट चेंज द पोएट्स सैड मूड इनटू हैप्पीनेस। मैंने पहले बताया कि पोएट वाज इन बैड मूड, बट एज सुन एज उनके ऊपर जैसे ही स्नो फ्लैक्स गिरते हैं, डस्ट ऑफ स्नो गिरता है, उनका मूड तुरंत चेंज हो जाता है। ओके, अर्लियर ही वाज इन बैड मूड, बट वो हैप्पी मूड में आ जाते हैं जैसे उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? अब ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट समटाइम्स इवन अ स्मॉल इंसिडेंट्स कैन ब्रिंग अ बिग चेंज इन आवर लाइफ। मतलब कभी कभी छोटे बदलाव, छोटी छोटी जो घटनाएं होती हैं हमारे जीवन में, वो बड़ा बदलाव ला सकती है हमारे जीवन में। ओके, तो इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है कि समटाइम्स स्मॉल इंसिडेंट जो हैं, छोटी छोटी जो घटनाएं होती हैं, वो बड़ा बदलाव हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में ला सकती हैं।
नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू क्रो एंड हेमलॉक सिंबलाइज इन द पोएम? क्रो यानी कौआ और हेमलॉक क्या सिंबलाइज करते हैं इस पोएम में? पहले मैंने बताया कि यह पोएम सिंबॉलिक पोएम है, तो इस पोएम में बहुत सारे सिंबल्स का यूज किया है, जिसमें से दो प्रमुख सिंबल्स हैं क्रो एंड हेमलॉक। ठीक, so the answer is the crow and hemlock tree symbolize the dark, depressive, sorrowful and bitter side of the nature। ये नेचर के प्रकृति के किस रूप को दिखाता है या फिर किस साइड को रिप्रेजेंट करता है? तो डार्क साइड को, डिप्रेसिव और सॉरोफुल एंड बीटर साइड को रिप्रेजेंट करता है, हेमलॉक ट्री और क्रो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, What did the poet think of the day before the dust of snow fell on him? Okay? तो पोएट का मूड कैसा था, वो क्या सोच रहे थे जब तक कि उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो नहीं गिरा था? तो बिफोर द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो द पोएट थॉट हिज डे वॉज ruined। क्योंकि पोएट का मूड खराब था, सैड मूड में थे, तो उनको लग रहा था कि उनका जो समय है, जो दिन है, वो बर्बाद हो रहा है। एज ही वॉज इन सैड एंड डिप्रेसिव मूड, उनका मूड खराब था, वो बैड मूड में थे, तो उनको लग रहा था कि उनका समय जो है इसी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, आज का दिन बर्बाद हो जाएगा। बट जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरता है, सडनली उनका मूड चेंज हो जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास? व्हाट डिड द पोएट थिंक ऑफ द डे बिफोर द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम? तो इसका आंसर क्या होगा? उनको ये लग रहा था कि उनका समय और उनका दिन आज इस तरीके से बर्बाद हो जाएगा, लेकिन जैसे उनके ऊपर क्या गिरता है, डस्ट ऑफ स्नो, उनका मूड सडनली चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डज द पोएट से दैट ही हैड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे ही हैड रूल्ड? तो पोएट ऐसा क्यों कहते हैं कि दिन का कुछ समय बर्बाद होने से बच गया? कुछ समय तो उन्होंने बर्बाद कर दिया था, बट दिन का कुछ समय उन्होंने बर्बाद होने से बचा लिया, ऐसा पोएट क्यों कहते हैं? द पोएट सेज दैट ही हैड सेव्ड some part of a day because the poet was in a sad mood, क्योंकि पोएट का मूड खराब था, उनका दिन बहुत ही खराब जा रहा था और उनको लगा कि आज का पूरा दिन उनका बर्बाद हो जाएगा। He thought that his whole day would go to waste। उनको ये लगा कि उनका आज का दिन जो है वो व्यर्थ चला जाएगा। क्यों? Because he was in bad mood, क्योंकि वो बैड मूड में थे, उनको लगा कि आज का दिन उनका खराब जाएगा, आज कुछ अच्छा उनके साथ होने वाला नहीं है। However, the falling of fine डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम सडनली चेंजेज हिज मूड। हालांकि जब उनके ऊपर कुछ फ्लैक्स या फिर कुछ पार्टिकल्स स्नो के गिरते हैं तो उनका मूड चेंज हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? अब यह जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, इसमें कौन सा मैसेज दिया गया है पोएट के थ्रू हमें, यानी इस पोएम का मैसेज क्या है? द आंसर इज द पोएम हैज अ पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक मैसेज। यहाँ पे पोएम हमें एक ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव मैसेज देने का काम कर रहा है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। सो द पोएट हैज अ पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक मैसेज। तो इस पोएम का मैसेज क्या है? ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव। डिप्रेशन एंड होपलेसनेस टू क्लाउड आवर हार्ट्स, बट इवन अ स्मॉल इंसिडेंट कैन ब्रिंग बिग चेंजेस इन अवर लाइफ। तो कभी कभी हमारे दिलो दिमाग पे होपलेसनेस छा जाता है, उदासी छा जाती है, बट एक छोटा सा इंसिडेंट हमारी लाइफ में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। यह इस पोएम का मैसेज है। ओके, नाउ अब आते हैं हम लोग आरटीसी की तरफ। कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहेंगे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यानी आरटीसी के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। यहाँ पे आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा आपके पोएम से और फिर उसी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। फाइन, क्वेश्चन है रीड द गिवन स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको ये स्टैंजा जो कि दिया उसको केयरफुली पढ़ना है और फिर जो क्वेश्चंस हैं उसको आंसर करने हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? नेम द पोएम ऑफ द अबव गिवन लाइन्स। तो ऊपर के जो पोएम के लाइन्स हैं उस पोएम का नाम आपको बताना है। तो द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो ये किस पोएम के लाइन्स हैं? डस्ट ऑफ स्नो। का आंसर होगा डस्ट ऑफ स्नो।
नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, नेम द पोएट ऑफ द एबव गिवन लाइंस। तो इसके इस पोएम के पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आंसर क्या होगा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हु शुक द ट्री, ट्री को किसने हिलाया था या फिर किसके वजह से पेड़ जो है वो हिलता है? तो इट वॉज क्रो। फाइन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द क्रो सेक डाउन ऑन द पोएट। तो क्रो ने पोएट के ऊपर क्या गिराया था? तो डस्ट ऑफ स्नो। क्वेश्चन नंबर 5, विच ट्री इज मेंशन्ड इन द पोएम। तो ये जो प्रेजेंट पोएम है इसमें कौन से ट्री का मेंशन किया गया है? इट वॉज हेमलॉक ट्री। नाउ अब एक और यहाँ पे आरटीसी दिया हुआ है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। इससे भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द पोएम ऑफ द एबव गिवन लाइंस। वंस अगेन पोएम का नाम पूछा हुआ है, डस्ट ऑफ स्नो होगा। सेकेंड क्वेश्चन है नेम द पोएट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंस व्हेन डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन द पोएट। क्या होता है जब पोएट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरता है? इसका आंसर क्या होगा? द पोएट्स सैड मूड चेंजेस इनटू अ हैप्पी मूड। जैसा कि हमने पोएम में पहले पढ़ चुका है हम लोगों ने कि पोएट का जो मूड है वो सडनली क्या होता है? चेंज हो जाता है। वॉज इन सैड मूड बट एज सुन एज स्नो फ्लैक्स और डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन बॉडी सडनली हिज मूड चेंजेस इनटू अ हैप्पी मूड। ठीक है, तो उनका मूड हैप्पी मूड में चेंज हो जाता है। अर्लियर ही वॉज इन अ सैड मूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच वर्ड इन द गिवन लाइन्स मीन्स रिग्रेट। ओके, तो ऊपर के इस स्टैंजा में जो आपका कुछ लाइन्स दिया हुआ पॉइंट से, ओके, तो इसमें विच वर्ड इन द गिवन लाइन्स मीन्स रिग्रेट ऊपर के जो लाइन्स दिए हुए हैं उसमें कौन सा वर्ड है जो रिग्रेट को दिखाता है, यानी रिग्रेट का सिनोनिम क्या होगा? तो वो होगा रूड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट चेंजेस द मूड ऑफ द पोएट। ठीक है, पोएट का मूड जो है वो क्या बदल देता है? द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। जैसे उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरता है उनका मूड बदल जाता है। नाउ चलिए अब कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जो कि इस क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, हु रोट द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो पोएम को किसने लिखा था? तो इट वॉज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जैसा कि मैंने पहले बताया। हेमलॉक इज अ पॉइजनस प्लांट। ओके, पॉइजनस प्लांट और पॉइजनस ट्री। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोएट इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। पोएम के शुरुआत में पोएट का मूड कैसा था? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, हैप्पी मूड, ऑप्शन बी एंग्री मूड, ऑप्शन सी सैड मूड और ऑप्शन डी कॉन्फ्यूज्ड मूड। तो ही वॉज इन सैड मूड, तो इसका आंसर होगा सैड मूड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द क्रो सेक ऑन द पोएट। क्रो पोएट के ऊपर क्या गिराता है? ऑप्शंस आर डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ लीव्स, डस्ट ऑफ ट्री और डस्ट ऑफ लैंड। आंसर होगा डस्ट ऑफ स्नो। क्वेश्चन नंबर 5, द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री सिंबलाइज। तो क्रो और हेमलॉक ट्री क्या सिंबलाइज करता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एक्साइटमेंट, ऑप्शन बी अगलीनेस, ऑप्शन सी हैप्पीनेस और ऑप्शन डी ओमन। तो का आंसर होगा ऑप्शन डी ओमन। कैसा ओमन? बैड ओमन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वाज द क्रो। कौवा कहाँ था? ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए ऑन द बनियान ट्री, ऑप्शन बी ऑन द ओक ट्री, ऑप्शन सी ऑन द हेमलॉक ट्री और ऑप्शन डी ऑन द मैंगो ट्री। द आंसर विल बी ऑन द हेमलॉक ट्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट। तो डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शंस आर जॉय एंड एनर्जी, ऑप्शन बी आइसक्रीम, ऑप्शन सी सैडनेस, ऑप्शन डी डिसअपॉइंटमेंट। ठीक, तो डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट करता है? सैडनेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द पोएट स्टूड अंडर विच ट्री। पोएट किस पेड़ के नीचे खड़े होते हैं? तो ऑप्शंस आर अ मैंगो ट्री, ऑप्शन बी पाइन ट्री, ऑप्शन सी ओक, ऑप्शन डी हेमलॉक। द आंसर विल बी हेमलॉक ट्री। ओके,
नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, इसमें कितने लाइन्स हैं? तो इस पोएम में अगर आप पढ़े होगे तो आपने देखा होगा कि इसमें 8 लाइन्स दिए हुए हैं, है ना। ये पोएम 8 लाइन्स का है, बहुत ही छोटा पोएम, बट का जो मीनिंग है काफी डीप है, बहुत ही अच्छा पोएम है, लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, विच बर्ड शुक द डस्ट ऑफ स्नो। कौन सा पंछी पेड़ को हिलाता है जिसकी वजह से डस्ट ऑफ स्नो किसके ऊपर गिरता है? पोएट के ऊपर। तो पंछी कौन सा था? ऑप्शंस दिया हुआ है, पैरोट, पिजन, क्रो और स्पैरो। द आंसर विल बी इट वाज अ क्रो। ओके, तो इस क्वेश्चन बैंक में 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए हैं। मैंने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे डील किया। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, आंसर की भी दिया हुआ है यहाँ पे, आप आंसर की से भी इसको मैच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।